सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम अव्ययीभाव समास के शेष सूत्र एवं उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूत्र है संख्या वंशयेन। संख्या वंशयेन सूत्र कहता है दोस्तों, वंशवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्दों के आने पर अव्ययीभाव समास होता है। क्या कहता है दोस्तों? वंशवाचक। ये दोस्तों वंशवाचक जो शब्द आया है, वंश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वंश दो प्रकार के होते हैं, जन्मना और विद्या। विद्या और जन्म के द्वारा, मतलब विद्या से भी वंश चलता है और जन्म से भी वंश चलता है। ठीक है दोस्तों, वंश दो प्रकार के हैं, जन्म से या विद्या से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वंशवाचक शब्दों के साथ में यदि संख्यावाचक 1 2 3 4 5 इस प्रकार के संख्यावाचक शब्द यदि आ जाते हैं तो दोस्तों उनके साथ में समास होता है, और उस समास का क्या नाम है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। जैसे दोस्तों आपके सामने उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, द्विमुनि। दोस्तों द्विमुनि, इसमें जो द्वि है दोस्तों, ये क्या है? संख्यावाचक है। क्या है दोस्तों? संख्यावाचक है। संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, और मुनि जो है दोस्तों, मुनि है, ये मुनि जो शब्द है दोस्तों, वह वंशवाचक है। क्या है? वंशवाचक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों संख्यावाचक मतलब वंशवाचक और संख्यावाचक शब्द का क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो द्विमुनि है, समस्त पद है दोस्तों, इसका विग्रह की बात करें तो इसका विग्रह होता है द्वौ चे तौ मुनि च। द्वौ चे तौ मुनि च। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसका विग्रह होगा, और समस्त पद क्या बनेगा दोस्तों? द्विमुनि। क्या बनेगा दोस्तों? द्विमुनि। और इसका यदि एलोकी विग्रह की बात करें तो दोस्तों क्या बनेगा? द्वि औ और तत् प्लस औ। ठीक है दोस्तों, द्वि प्लस औ, तत् प्लस औ, ये इसका क्या होगा दोस्तों? अलौकिक विग्रह होगा। ठीक है, अब हम दोस्त बात करें त्रिमुनि की, तो त्रिमुनि में क्या होगा? त्रयः मुनयः, यह इसका लौकिक विग्रह होगा। त्रि संख्यावाचक शब्द है और मुनि वंशवाचक शब्द है। तो इस प्रकार से वंशवाचक मुनि शब्द के साथ में संख्यावाचक शब्द के आने के कारण यहाँ पर भी इसमें अव्ययीभाव समास होगा। और इसका अलौकिक विग्रह की बात करें तो दोस्तों इसमें मूल शब्द है त्रि। क्या है दोस्तों? त्रि। त्रि से जस, त्रि जस मुनि जस। ठीक है दोस्तों, त्रिजस मुनि जस, यह इसका अलौकिक विग्रह होगा। और अलौकिक विग्रह होने के पश्चात, अलौकिक विग्रह होने के पश्चात क्या होगा दोस्तों? संख्या वंशयेन सूत्र के द्वारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और अव्ययीभाव समास होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र के द्वारा विभक्तियों का लोप हो जाएगा। विभक्तियाँ जस है, इनका लोप हो जाएगा। और दोस्तों फिर उसके पश्चात क्या होगा? त्रि प्लस मुनि। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों? समस्त पद बन जाएगा और क्या बनेगा? त्रिमुनि। ठीक है दोस्तों, अगला सूत्र है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, सूत्र है नदीविश्च। क्या है? नदीविश्च दोस्तों, संख्यावाची शब्दों का नदी विशेष को बताने वाले, मतलब दोस्तों संख्यावाची शब्दों का नदी विशेष को बताने वाले शब्दों के साथ समाहार अर्थ में समास होता है। किस अर्थ में होता है दोस्तों? समाहार अर्थ में समास होता है। और उस समास का क्या नाम है? अव्ययीभाव समास। दोस्तों क्या है?
वैसे तो आपने पढ़ा होगा, सामान्य जानकारी में होगा कि संख्यावाची जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात जिस शब्द के पूर्व में संख्यावाचक शब्द होता है वह क्या होता है दोस्तों, द्विगु समास होता है, या ऐसे कहें कि उसमें द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसका अपवाद है, उसने क्या कहा है दोस्तों कि नदी विश्चय, क्या कहा है, नदी विश्चय। ये सूत्र कहता है कि संख्यावाची शब्दों का नदी वाचक शब्द जो है, नदी की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसके साथ में अव्ययभाव समास होता है। और दोस्तों उदाहरण की बात करें तो द्वयो यमुनयो समाहर, समाहार अर्थ में ही क्या होता है दोस्तों, अविभाव समास होता है। द्वयो यमुनयो समारे, दो यमुनाओं का समार। ठीक है दोस्तों, और अब इसके एलो की वगैरह की बात करें तो दोस्तों द्वि ओस यमुना ओस। ठीक है दोस्तों, और क्या बनेगा, द्वि यमुनम, क्या बनेगा दोस्तों, द्वि यमुनम समस्त पद बनेगा। ठीक है दोस्तों, द्वि यमुनम शब्द में यदि समास पूछता है तो आप जवाब देंगे अव्ययभाव समास। आप ऐसा नहीं करें कि द्वि शब्द जो आ गया है यह संख्यावाची है और हम द्विगु करके आ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है, नदी विश्चय सूत्र याद रखना है। और नदी विश्चय सूत्र क्या कहता है दोस्तों, नदी वाचक के साथ में संख्यावाचक शब्द आ जाता हो तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। तो ध्यान रखना है, कहीं संख्यावाचक शब्द के साथ में नदीवाचक शब्द तो है या नहीं है। तो यहाँ आप ऐसे नहीं करें कि वैसे पहले देखा द्वि शब्द मिल गया है और यहाँ द्विगु समास करके आ जाए, ऐसा नहीं करें। आप ध्यान रखें, द्वि शब्द के साथ में यमुना जो शब्द है वह नदीवाचक है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी विश्चय सूत्र के द्वारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। और क्या बनेगा, द्वियमुनम, क्या बनेगा, द्वियमुनम। और यदि इसके लौकिक विग्रह की बात करें तो द्वयो यमुनयो समाहार, और अलौकिक विग्रह की बात करें तो द्वि ओस यमुना ओस, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह होगा। सप्तगंगम बहुत अच्छा उदाहरण है, सप्तगंगम मोस्ट, और पंचनदम ये भी मोस्ट है, द्वियमुनम, तीनों ही बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। सप्तानाम गंगानाम समाहार, सप्तगंगम का उदाहरण है, वो विग्रह है दोस्तों, लौकिक विग्रह सप्तानाम गंगानाम समाहार। और अलौकिक विग्रह की बात करें तो है सप्तन आम गंगा आम। ठीक है दोस्तों, सप्तानाम गंगानाम समाहार यह लौकिक विग्रह है, सप्तन आम गंगा आम यह है अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह में विभक्तियों का लोप हो जाएगा, लोप होने के बाद में सप्तन गंगा ये बचेगा। ठीक है, न का लोप हो जाता है तो सप्त गंगा बचेगा। और दोस्तों अव्ययभाव समास के अंतर्गत मैंने आपको पूर्व में बताया था कि पद के अंत में यदि आ दीर्घ ई दीर्घ उ और ओ हो तो उनको रस्व हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ आ अंत में है, अर्थात सप्त गंगा मूल शब्द बन चुका है, उसमें आ अंत में है, उसको रस्व हो जाएगा। और दोस्तों अकारांत जो शब्द होते हैं उसके अंत में अम जुड़ जाता है, और इस प्रकार से क्या बनेगा, सप्तगंगम, क्या बनेगा दोस्तों, सप्तगंगम बन जाएगा। बात करें दोस्तों अगले उदाहरण की तो पंचनदम, पंचनदम का लौकिक विग्रह है दोस्तों, पंचानाम नदीनाम समाहार, पंचानाम नदीनाम समाहार यह है पंचनदम का लौकिक विग्रह है दोस्तों। और अलौकिक विग्रह की बात करें तो पंचन आम नदी आम, पंचन आम नदी आम अलौकिक विग्रह हो चुका है। अब इसमें समास होकर के विभक्तियों का लोप हो जाएगा और न का भी लोप हो जाएगा। पंच और नदी, ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा, क्या बनेगा दोस्तों, पंच नदम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, पंच नदम बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें अगले उदाहरण की तो उपसर्दम, उपसर्दम जो उदाहरण है दोस्तों उसका विग्रह होता है लौकिक विग्रह शरदः समीपम, और अलौकिक विग्रह होगा सर्दगस उप। और क्या बनेगा दोस्तों, उपसर्दम, क्या बनेगा दोस्तों, उपसर्दम। इसमें क्या होता है दोस्तों,
विभक्ति का लोप होने के पश्चात उप का पूर्व प्रयोग हो जाता है। उपसर्ग ऐसी स्थिति में टच प्रत्यय होता है और टच में से क्या बचता है दोस्तों, टच में से केवल ए बचता है और उपसर्ग शब्द बन जाता है और अकारांत होने के पश्चात अम लग जाएगा और क्या बन जाएगा, उपसर्गम। क्या बन जाएगा दोस्तों, उपसर्गम। प्रतिविपासम, प्रतिविपासम अगला उदाहरण है प्रतिविपासम। विपाशः अभिमुखम, एलो की विग्रह होगा विपास गस प्रति और क्या बन जाएगा, प्रतिविपासम समस्त पद बन जाएगा दोस्तों। राज्ञः समीपम, अच्छा उदाहरण है दोस्तों ये भी। उपराज्यम, ठीक है दोस्तों, इसमें भी टच प्रत्यय होता है। इन चारों उदाहरणों में टच प्रत्यय होता है, अर्थात लास्ट में या अंत में ए जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों। अब उपराजम की बात करें तो इसका लोके विग्रह होता है राज्ञः समीपम, राज्ञः समीपम। राजन गस और उप समास होकर के उप का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, उपराजम। अगला उदाहरण है अध्यात्मम। अध्यात्मम में आत्मनि इति लोके विग्रह होगा, आत्मन गस और अधि, इसको अधि कर ले दोस्तों। अधि आत्मनि इति लोके विग्रह होगा, आत्मन गस अधि एलोके विग्रह होगा और समस्त पद क्या बनेगा, अध्यात्मम। और अध्यात्मम में कौन सा समास है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, अव्ययभाव समास। उपसर्गम, प्रतिविपासम, उपराजम, अध्यात्मम, इन सभी में अव्ययभाव समास है। अगला सूत्र है दोस्तों सुप प्रतिना मात्रार्थे। सुप प्रतिना मात्रार्थे उत्तर पद अव्ययभाव। अर्थात दोस्तों आपने पूर्व में पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया था कि अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है दोस्तों, जो अव्ययभाव समास पढ़ रहे हैं उसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों मात्रा अर्थ में किसी भी शब्द रूप का प्रति अव्यय के साथ, किसके प्रति अव्यय के साथ में समास हो जाता है। मात्रा अर्थ में, किस अर्थ में, मात्रा अर्थ में किसी भी शब्द रूप का प्रति अव्यय के साथ में समास हो जाता है। इस सूत्र के उदाहरणों में पूर्व पद के अर्थ में अर्थ की प्रधानता न होकर के, पूर्व पद की अर्थ की प्रधानता न होकर के उत्तर पद की प्रधानता रहती है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है दोस्तों। ठीक है, उदाहरण है सुपस्य लेशः। सुपस्य लेशः सुप प्रति समस्त पद है और इसका लोकी विग्रह होता है सुपस्य लेशः। और एलोकी विग्रह की बात करें तो सूप गस प्रति और क्या बनेगा, सूप प्रति। क्या बनेगा दोस्तों, सूप प्रति, जिसका अर्थ होता है थोड़ा सूप। अगला उदाहरण है दोस्तों शाकस्य लेशः। समस्त पद होता है शाक प्रति, थोड़ा शाक। और इसके लोकी विग्रह की बात करें तो शाकस्य लेशः और एलोकी विग्रह शाक गस और समस्त पद क्या बनेगा, शाक प्रति। अगले उदाहरण की बात करते हैं सर्पिः प्रति। अगला उदाहरण है सर्पिः प्रति। सर्पिशः लेशः, लोकी विग्रह होगा सर्पिशः लेशः। सर्पिस गंस और प्रति ये एलोकी विग्रह होगा और समस्त पद बनेगा सर्पिः प्रति। क्या बनेगा, सर्पिः प्रति। सुखस्य लेशः, सुख प्रति। सुख प्रति का होता है सुखस्य लेशः, थोड़ा सुख। सुख गंस और प्रति ये अलौकिक विग्रह होगा और समस्त पद बनेगा सुख प्रति। क्या बनेगा दोस्तों, सुख प्रति। अगला सूत्र है पारे मध्य षष्ठ्या वा। पारे मध्य षष्ठ्या वा, इस सूत्र का अर्थ है दोस्तों पार और मध्य शब्द का, पार और मध्य शब्द का षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्द के साथ। पार और मध्य शब्द हो दोस्तों, क्या हो, पार और मध्य शब्द हो और षष्ठी विभक्ति के अंत वाला शब्द हो, मतलब जिसमें ऐसा शब्द हो जिसमें षष्ठी विभक्ति हो। ठीक है, कि साथ में समास होता है। क्या होता है, समास होता है विकल्प से। विकल्प से अर्थात एक बार समास होगा, अर्थात दो रूप बनेंगे। जहाँ पर भी कोई विकल्प से कार्य होता है दोस्तों, चाहे संधि हो चाहे समास हो,
वहाँ दो रूप निष्पन्न होते हैं। क्या होता है? दो रूप निष्पन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, समास कार्य होने पर पार जो शब्द है और मध्य जो शब्द है के अंत में जो स्थित ए है, उस ए के स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए आदेश हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, गंगायाः पारम। क्या है? गंगायाः पारम, ये लौकिक विग्रह है। और गंगा गस पार सु, यह अलौकिक विग्रह है। और दोस्तों इसका रूप निष्पन्न क्या होगा? आ को ह्रस्व कर देंगे, समास होकर के विभक्तियों का लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? गंगा और पार, पार का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पार गंगा। और पार का जो रे है, उस रे में ए को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो पारे और गंगा। ऐसी स्थिति में आ को ह्रस्व हो जाता है, जो कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि जो भी अव्ययभाव समास के शब्द समस्त पद होंगे और वो आकारांत होंगे तो उनको ह्रस्व हो जाएगा। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और ओकारांत है, उनको भी ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ जो गंगा में जो आ है वो उसको ह्रस्व होकर के ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पारे गंग। और पारे गंग में ए अंत में होने के कारण, या यूं कहें अकारांत होने के कारण, अम जुड़ जाएगा और पारे गंगम रूप निष्पन्न हो जाएगा। नंबर 1 ये बन जाएगा। और जब विकल्प से समास नहीं होता है तो गंगाया पारम, ऐसी स्थिति में ऐसा का ऐसा ही रूप रह जाएगा और यह दूसरा रूप होगा। ठीक है दोस्तों, पारे गंगम, गंगाया पारम, दोनों का यदि आपसे लौकिक विग्रह पूछा जाए तो गंगाया पारम ये लौकिक विग्रह होगा और गंगा गस और पारसु यह अलौकिक विग्रह होगा। और दोनों में ही समास कौन सा है? अव्ययभाव समास है। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है गंगायाः मध्यम, मध्य गंगम, गंगा मध्यम। ठीक है दोस्तों, यह भी पारी गंगम के अनुसार ही बनेंगे। अगला सूत्र है दोस्तों, प्रति परि सम अनुभ्यो अक्षणः। प्रति परि सम अनु, ये क्या है? उपसर्ग है। प्रति परि सम और अनु 4 उपसर्ग है। उसके बाद में क्या हो? अक्षी शब्द हो। क्या हो दोस्तों? अक्षिण शब्द हो। क्या हो? अक्षिण शब्द हो। तो क्या होता है? वहाँ समास होता है और उस समास का नाम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? अव्ययभाव समास है। अक्षिणी प्रति प्रत्यक्षम। क्या बनेगा दोस्तों? अक्षिणी प्रति प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम का विग्रह होता है अक्षिणी प्रति। ठीक है। परोक्षम का अक्षणः परम। क्या होता है? अक्षणः परम। और अनवक्षम का विग्रह होता है अक्षणों पश्चात अनवक्षम। और ये तीनों ही उदाहरणों में अव्ययभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो को नियमित रूप से देखने वाले सभी विद्यार्थी जो हैं वो कमेंट अवश्य करें, क्लास कैसी लगी आपको। आपका अमूल्य कमेंट का हमें इंतज़ार है और आप जो कमेंट करते हैं उससे हम पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है और हम कुछ सुधार की यदि गुंजाइश है तो हम सुधार भी करेंगे। और दोस्तों, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को आप ये वीडियो शेयर करें। और रिट की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, उनको उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़ कर के तैयारी करें